रियल एस्टेट बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट में करना पॉसिबल है। आप ब्रोकर और या रियल्टर से शुरू कीजिए, आगे जाके आप इन्वेस्टर बन सकते हैं, आप ट्रेडर बन सकते हैं और उसमें आप सफल रहे तो आगे जाकर आप बिल्डर और डेवलपर भी बन सकते हैं। ब्रोकर और रियल्टर में क्या फर्क है? एक ब्रोकर सिर्फ दो लोगों को मिलाने की कोशिश करता था और वो चाहता था कि मैं आपकी मीटिंग करा दूं और मुझे लाखों रुपए एज ए ब्रोकरेज मिले। मगर जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय या बेचते समय उसके सर्विसेज में आप इन्वॉल्व होते हो और उन सर्विसेज के बारे में आप उसका ब्रोकरेज मांगते हो, तब जाकर आप रियल्टर बनते हो। इंडिया के बारे में अगर हम लोग रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं कि बड़े शहरों में कंस्ट्रक्टेड एरिया में, मिडिल शहरों में कंस्ट्रक्टेड प्लस लैंड एरिया में, छोटे शहरों में ग्रीन बेल्ट में और फार्म हाउस और इसमें ऐसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहते हैं। रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म अगर काम करना है तो एक रियल्टर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप देखिए कि उद्योग वर्धिनी प्रस्तुत इस रियल एस्टेट वेबिनार में आपका स्वागत है। बहुत सालों से, क्योंकि मुझे लगता है कुछ 20 सालों से हम लोग रियल एस्टेट रिलेटेड इतने सुंदर सुंदर सेमिनार लेते आ रहे हैं और इसमें हजारों हजारों जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो सब लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें रियल एस्टेट को पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। और हमें भी खुशी है कि रियल एस्टेट के बारे में जो लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता है उन्हें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम उनको एजुकेशन दे पा रहे हैं। देखा जाए तो रियल एस्टेट ये इतना बड़ा सेक्टर है जो हमारे जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट बहुत बड़े पैमाने पर करता है। और रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसमें ब्रोकिंग हो या इन्वेस्टर हो या बिल्डरशिप हो, डेवलपरशिप हो, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट को लेकर लोगों के मन में बहुत ही ये रहती है कि हम कर सकते हैं। और इसका इसका आंसर है हाँ, आप कर सकते हैं। मगर बहुत बार लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, तो इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए क्या बहुत पैसों की जरूरत है? क्या बहुत लीगल नॉलेज आवश्यक है? क्या मुझे एडवोकेट बनना पड़ेगा? क्या मुझे सीए बनना पड़ेगा? क्या मुझे आर्किटेक्ट बनना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनमें रहते हैं और वो बहुत ही इन प्रश्नों को ही ढूंढते ढूंढते बहुत सारा समय निकल जाता है और वो रियल एस्टेट की तरफ आ नहीं पाते हैं। इसका एक आंसर हम लोग 20 साल से देने की कोशिश कर रहे हैं उद्योग वर्धिनी। उद्योग वर्धिनी में आज मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ। मैं यहाँ पर करीबन 18 साल से पढ़ा रहा हूँ कि रियल एस्टेट किस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। और मुझे बताते हुए बहुत ही आनंद और गर्व महसूस होता है कि 18 साल 20 साल पहले मैं यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आया था और एज ए स्टूडेंट मेरे भी मन में यही सब प्रश्न थे जो मैं अभी बोल चुका हूँ कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। और जब मैंने ये कोर्स किया और उसके बाद में इस कोर्स में जो ट्यूटर्स आए, जो टीचर्स आए, उन्होंने जो हमें पढ़ाया उसको मैंने धीरे 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 फॉलो करने की कोशिश की और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक अच्छा रियल्टर बन पाया, एक अच्छा ब्रोकर बन पाया। तो मैं यही आपको खुद के उदाहरण से बताना चाहूंगा कि आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और बहुत ही प्रामाणिक रूप से जो यहाँ पर बताया गया है उसको अगर आप फॉलो करते हो, तो आप भले ही महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, कश्मीर में हो, कहीं भी हो, मगर जो बेसिक्स है उसको फॉलो करके आप रियल एस्टेट में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। और ये जो मन में रहता है कि क्या मुझे किसी को फंसाना नहीं है, ना मुझे खुद को फंसना है, तो हमारे इतने सुंदर सुंदर सिद्धांत है जिसको फॉलो करके, छोटी छोटी टेक्निक्स है जिसको फॉलो करके आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, ना मैं किसी को फंसाऊंगा और ना मैं खुद भी फंस जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, रियल एस्टेट ये ऐसा एक एस्पेक्ट है जिसमें कोई भी एक आम आदमी अपने जीवन की पूरी कमाई इसमें डाल देता है। तो ये पूरी कमाई अगर उसे अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करनी है तो वो ढूंढता है ऐसे किसी व्यक्ति को जो व्यक्ति उसे अच्छी तरीके से रियल एस्टेट टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी दे सके। और यही हमारा एक उद्देश्य है कि रियल एस्टेट में जो कोई भी क्लाइंट यहाँ पर आए उसे बहुत ही अच्छी सर्विस मिले और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी देने वाला एक व्यक्ति हो। इसीलिए हम इस कोर्स को लेकर आए हैं। फिर आपको अगर ब्रोकर बनना है, रियल्टर बनना है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टर बनना है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं।
आपको बिल्डर डेवलपर बनना है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑलरेडी आपके पास कोई जमीन है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास हमारी जमीन है, एक दिन हमने हमारी फाइल खोली और देखा कि जमीन तो करोड़ों रुपए की है, मगर ये फाइल के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। तो वो खास ये चीज सीखने के लिए हमारे पास आते हैं, और इसके लिए कोई प्रायर आपको, कोई आपका एजुकेशन होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि 5th क्लास चाहिए, 10th क्लास चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मगर एक है, एक कॉमन सेंस चाहिए बस, और कुछ कर गुजरने की एक इच्छा शक्ति चाहिए। ये अगर आप में है तो ये सेमिनार आपके लिए बनाया गया है। मैं बहुत ही हृदय से उद्योग वर्धिनी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। रियल एस्टेट बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट में करना पॉसिबल है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हर एक के मन में होता है। एक्चुअली देखा जाए तो अगर किसी के पास पैसे हैं तो हाँ, वो रियल एस्टेट बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। वो जमीनें खरीद सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, और कुछ देर रुक कर उस पर अच्छा प्रॉफिट मिलते हैं तो वो उसे बेच भी सकता है। मगर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसे ही नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सीढ़ी है। वो सीढ़ी है एज अ ब्रोकर, आप इस बिजनेस में आइए एज अ रियल्टर। मैं खुद भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं थे, एक नीले कलर की स्कूटर थी और पापा का दिया हुआ घर था, मगर हमने बिना इन्वेस्टमेंट के ब्रोकिंग इस बिजनेस में एंट्री ली। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि आप अगर कोई एक प्लॉट देखते हैं जो 1 करोड़ का है, आप उस प्लॉट का मार्केटिंग करते हैं तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप एक फ्लैट देखते हैं जो फ्लैट 2 करोड़ रुपए का है, आपको उसका मार्केटिंग करने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज का मार्केटिंग कर सकते हैं, और जब आप उसको बेचते या खरीदते हैं तब आपको उसका ब्रोकरेज और कमीशन मिलता है। और इस प्रकार से जब धीरे 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 हम अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं और हमें ब्रोकरेज का इनकम मिलने लगता है और वो अच्छी तरीके से जमा होता है, तो आगे जाकर हम लोग इसी पैसे से इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो इसीलिए रियल एस्टेट को शुरू करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। ये बहुत ही गलत धारणा है, आपके पास पैसा नहीं है, आप ब्रोकर और या रियल्टर से शुरू कीजिए, आगे जाके आप इन्वेस्टर बन सकते हैं, आप ट्रेडर बन सकते हैं, और उसमें आप सफल रहे तो आगे जाकर आप बिल्डर और डेवलपर भी बन सकते हैं। बहुत बार ये पूछा जाता है कि ब्रोकर और रियल्टर में क्या फर्क है। देखा जाए तो ब्रोकर ये कोई थोड़ी सी पुरानी कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक ब्रोकर सिर्फ 2 लोगों को मिलाने की कोशिश करता था, और वो चाहता था कि मैं आपकी मीटिंग करा दूं और मुझे लाखों रुपए एज ए ब्रोकरेज मिले। मगर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, आगे ये टर्म आती गई, तब रियल्टर ये कंसेप्ट आई। रियल्टर इस कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऐड किया गया, सर्विसेज। जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय या बेचते समय उसके सर्विसेज में आप इन्वॉल्व होते हो और उन सर्विसेज के बारे में आप उसका ब्रोकरेज मांगते हो, तब जाकर आप रियल्टर बनते हो। तो रियल्टर सिर्फ आप अपने कार्ड पर लिखने से नहीं बनते हैं। जब आप आपकी रियल एस्टेट डील में बहुत ही अच्छी सर्विसेज A to Z रिलेटेड देने लगते हैं, तभी जाकर आप रियल्टर बनते हो। और हमारे इस कोर्स में हम लोग आपको A to Z सर्विसेज क्या क्या देनी है उसका बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस देते हैं। अभी अभी हमने बात की कि ब्रोकर और रियल्टर में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ब्रोकर किसी भी प्रकार की सर्विसेज नहीं देता है और ब्रोकरेज लेता है, और रियल्टर सब प्रकार की सर्विसेज देता है और तब जाकर उसे ब्रोकरेज मिलता है। तो ये सर्विसेज क्या क्या है, आप अगर देखें तो जब आप कोई भी डील शुरू करते हैं तब अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज को दिखाना, उसका क्या क्या फाइनेंशियल, उसका क्या क्या स्टेटमेंट्स सामने प्रस्तुत करना, उसके बाद में उस प्रॉपर्टी के बारे में क्या प्रोज और कॉन्स है, ये सब कुछ समझाकर उस प्रॉपर्टी का मार्केटिंग करना। आगे जाकर अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तब जाकर उसको एनालिसिस करके बताना कि इसका बहुत ही अच्छा मूल्य क्या हो सकता है। अगर वो अच्छी तरीके से उसे लेने के लिए तैयार है, तो जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उस प्रॉपर्टी के सब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस ठीक तरीके से करना, उससे रिलेटेड जो फाइनेंस लगता है उसके हिसाब से आपको बैंक से अच्छी प्रकार से लोन दिलवा कर देना। ये सब करते हुए एडवोकेट और आर्किटेक्ट और सीए, इन तीनों के एस्पेक्ट जो है वो आप तक बहुत ही अच्छी तरीके से उसका गाइडेंस आपको देना। एग्रीमेंट और सेल डीड इस जब बनता है तब उसमें अच्छी तरीके से सब क्लॉजेस आपको समझा कर रखना, और किसी भी क्लॉज में आपका कोई नुकसान तो नहीं है ना, इसका बहुत ही अच्छी तरीके से इसको देखना कि मेरे क्लाइंट का नुकसान नहीं हो रहा है। आगे जाकर जब सेल्डेड हो जाता है तब एमएससीबी और हाउस टैक्स और 712 एक्सट्रैक्ट 60 म्यूटेशन एंट्री, इस सब में आपका नेम ट्रांसफर करना,
ये सब कुछ करने के बाद जब आप एज ए क्लाइंट किसी ब्रोकर को ब्रोकरेज देते हैं, तब उसको उसकी एक अच्छी तरीके से रिसीट उसको देना, ऑनलाइन पेमेंट स्वीकारना, जिससे कि क्लाइंट इनकम टैक्स में जो कोई भी कैपिटल गेन टैक्स है उसमें एज ए ब्रोकरेज इसका पूरा खर्चा दिखा सके। तो इसीलिए मैंने इस सबको A to Z सर्विसेज का नाम दिया है। अगर आपका ब्रोकर ये सब कुछ, अगर आपका रियल्टर ये सब कुछ अगर आपके हाथ में अच्छी तरीके से ला कर देता है, तब जाकर वो अच्छा रियल्टर बनता है। ये सभी सर्विसेज बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे हमारे रियल एस्टेट सेमिनार में। ब्रोकर के जीवन में किसी भी क्लाइंट का नीड एनालिसिस करना कितना जरूरी है। देखिए, जब भी कभी किसी ब्रोकर को रियल्टर को फोन आता है कि मेरा 1 करोड़ रुपए का बजट है, मुझे इस एरिया में फ्लैट चाहिए, तब जाकर नॉर्मल केस में क्या होता है कि ब्रोकर उस एरिया में उसके पास जितने फ्लैट है, फिर वो 90 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक वो सभी फ्लैट उसको दिखा देता है। और उससे क्या हो जाता है कि जो क्लाइंट है वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है। इसके बदले अगर वो क्लाइंट को बोलता है कि सर हम लोग एक बार मिलते हैं, या तो ब्रोकर के ऑफिस में या क्लाइंट के घर पर, वहां पर मिलकर आप अगर उसका नीड एनालिसिस करते हैं कि भाई आपको कहाँ चाहिए घर, क्यों ये जो आपका जो घर है वो क्यों बेच रहे हैं, फिर नया बड़ा घर क्यों चाहिए, फिर वहां से आपका जो काम करने का जो प्लेस है वो कितना दूर पड़ेगा, आपके जो बच्चे हैं वो आगे जाकर जो कॉलेज में जाने वाले हैं वहां से उनको ये घर कितना पास में पड़ेगा या दूर पड़ेगा, यहाँ से कम्युनिकेशन के कितने साधन हैं, ये सब नीड आप जब उनका समझ लेते हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि अभी परिवार बढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ाई के लिए अलग से कमरा चाहिए। मेरे मम्मी पापा मेरे पास रहने आए हैं, पहले वो दूर रहते थे मगर अभी वो बूढ़े हो गए हैं तो उनको मेरे साथ अभी मुझे रखना है। ये सब चीजें जाकर व्यक्ति की नीड बदलती है और इसीलिए वो व्यक्ति छोटी प्रॉपर्टी से बड़ी प्रॉपर्टी में जाता है। तो ये सब नीड समझकर आप जब उसको कोई अच्छा एक सॉल्यूशन बताते हैं और उस नीड को समझकर आप उसको 10-12 प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं, आप बस 3 या 4 ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसके फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, उसके वीडियो रन थ्रू दिखाते हैं, फिर उसके बाद में उसका क्या क्या उसका फाइनेंशियल कितना होगा ये आप उसको बताते हैं, तब जाकर वो क्लाइंट को एक एक समझ आती है कि हाँ, मैंने जो मेरा मेरा नीड बताया है उसको इस ब्रोकर ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है और आई एम ऑन द राइट ट्रैक। फिर वो बोलता है कि ठीक है, ये दिन मुझे छुट्टी है और छुट्टी के दिन आप इस साइट का विजिट अरेंज करवाइए। तो इसीलिए नीड एनालिसिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो रियल्टर्स नीड एनालिसिस ना करते हुए क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो उनका और क्लाइंट का दोनों का समय बर्बाद कर रहे हैं। तो नीड एनालिसिस बहुत जरूरी है। निगोशिएशन स्किल कितने अच्छे होने चाहिए और निगोशिएशन स्किल डेवलप करने के लिए क्या हमें करना चाहिए। पहली बात तो निगोशिएशन स्किल करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा रियल एस्टेट का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इन द सेंस, जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी सेल या परचेस कर रहे हो उस एरिया में एग्जैक्टली क्या रेट चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया थियोरेटिकल नॉलेज। मगर जब आप उस एरिया में ज्यादा काम करते हैं, आप खुद उस एरिया में 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टी बेचते हो, तब जाकर आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि यहाँ पर मैंने 3 BHK फ्लैट इस फ्लोर पर इस महीने में इतने रुपए में बेचा है। ये नॉर्मल फ्लैट था, एक फ्लैट मैंने सेकंड फ्लोर पर बेचा है, वो विथ इंटीरियर वाला बेचा है, वो इस प्राइस में बेचा है। इस एरिया में इस सर्वे नंबर में मैंने 2 रोड कॉर्नर का प्लॉट बेचा है, वो इस रेट में बेचा है। तो जब आप खुद डील कर कर आपके सामने सब फिगर्स रहते हैं, तब जाकर सामने वाला व्यक्ति जो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है या खरीदना चाहता है, आप उस निगोशिएशन में बता सकते हैं। अगर बेचने वाला व्यक्ति जरा ज्यादा कीमत बता रहा है तो आप उसको समझा सकते हैं कि सर अभी देखिए देखिए मेरे पास एग्रीमेंट है और मैंने अभी पिछले महीने ये रेट में ये प्रॉपर्टी बेची है। अगर आपने उस एरिया में डील किया है, आपने उस एरिया में एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक्चुअल डील किया है, तो उसके जैसा निगोशिएटर आप किसी भी चीज से नहीं कर सकते हैं। आपको उनको बताना पड़ता है कि मैंने ये हिसाब से किया है, आप अपना हिसाब बताइए। और अगर वो हिसाब अच्छी तरीके से बता नहीं सकते हैं या वो एग्जॉर्बिटेंट कीमत है, तो फिर सामने वाले व्यक्ति को आपको आपकी बात माननी ही पड़ती है। इसीलिए निगोशिएशंस के लिए आपको एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत अच्छा काम करना है, वहां का एग्जैक्ट रेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और उस एरिया में अगर आपने अच्छे अच्छे डील किए हैं तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। चलिए। रियल एस्टेट फील्ड में किसी रियल्टर को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो रियल एस्टेट ये सबसे महंगी चीज है। यानी आप देखते होंगे कि 25 से 30 लाख रुपए की मर्सिडीज ये बहुत ही महंगी कार मानी जाती है, मगर हमारा 40-50 लाख रुपए का फ्लैट एकदम मिनिमम माना जाता है।
तो इसलिए हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सबसे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है, और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पेशेंस लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक छोटा सा फ्लैट है 50 लाख रुपए का, आप देखते होंगे कि 50 बार 60 बार अलग अलग क्लाइंट को हमको वो दिखाना पड़ता है, और इसी में बहुत सारे रियल्टर थक जाते हैं। उनको लगता है कि लोग आते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं और कोई भी नहीं लेता है, मगर उनको ये जानना चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वो बहुत महंगा है। और नॉर्मली क्या होता है, समझो एक क्लाइंट है, पहले वो देखेगा, फिर उसकी वाइफ को दिखाएगा, फिर घर वालों को दिखाएगा, फिर ससुर जी को दिखाएगा, फिर किसी आर्किटेक्ट फ्रेंड को दिखाएगा। ये सब कुछ करते हुए एक व्यक्ति, एक क्लाइंट के लिए हमको 5 रिविजिट करनी पड़ती है। ऐसे 50 60 70 क्लाइंट को आप जब दिखाते हैं तब जाकर वो प्रॉपर्टी बिकती है। अगर ये रेशियो हमने पहले से ही हमारे इस सेशन में, हमारा जो ट्रेनिंग होता है इसमें हम लोग पहले ही बता देते हैं कि इस प्रकार से आपको एक प्रॉपर्टी 60 से 70 क्लाइंट को दिखानी पड़ेगी, तब जाकर वो बिकेगी। अगर कोई 8 10 क्लाइंट को दिखा कर ही अगर प्रॉपर्टी बिक गई तो आपको उल्टा आश्चर्य होना चाहिए कि अरे इतने जल्दी कैसे बिक गई। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है, जिसमें आपको ये होता है। मेरे जीवन में एक प्रॉपर्टी मैंने 350 बार दिखाई थी, करीबन 6 महीना दिखाई थी, और लास्ट में 6 महीने के बाद में वो प्रॉपर्टी बेच नहीं पाया, और वो प्रॉपर्टी के जो नेबर था उस नेबर ने ही वो प्रॉपर्टी खरीद ली। तो मुझे लगा कि अरे यार पहले तो बता देते। दूसरा कि आप इन सब लोगों को दिखाते हो मगर टोकन नहीं हो पाता है, टोकन देने के समय कुछ ना कुछ हो जाता है, और लोग पहले तो हाँ 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 सब बोलते हैं मगर टोकन नहीं करते। तीसरा और एक चैलेंज है कि सब कुछ हो गया, टोकन भी हो गया, आगे जाकर एक बड़ा पेमेंट भी हो गया, मगर जब लोन करने के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं तब लोन में कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स के कम होने के कारण हमें लोन नहीं मिल पाता है और वो डील टूट जाता है। लास्ट में कभी कभी आगे जाकर एग्रीमेंट में या सेल डीड में उसके जो कुछ इंट्रिकसी है, उसकी उसके जो सब पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स पर दोनों पार्टी एग्री नहीं होते, इसलिए भी डील टूट जाता है। तो इसीलिए एक डील करते समय आपको हर स्टेप पर कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस को रिजॉल्व करना और आगे बढ़ना, यही एक रियल्टर का काम है। इंडिया के बारे में अगर हम लोग रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं तो टीयर 1 टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है। जो थोड़ा सा मिड लेवल के शहर रहते हैं वहां पर आप देखोगे कि वहां पर प्लॉट्स भी बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं। तो प्लॉट्स पर होने वाले बिल्डिंग्स, उस प्लॉट्स पर होने वाले बंगलोज और कमर्शियल और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्टेड, वो तो होना ही होना है। तो इस प्रकार से वहां पर फोकस करना चाहिए। जो छोटे शहर रहते हैं वहां पर आप देखोगे कि खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरीके से होती है, तो वहां पर खेती से रिलेटेड जो ग्रीन लैंड अवेलेबल है या फार्म हाउसेस के लिए लैंड अवेलेबल है, वो सब चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से वहां पर फोकस करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि बड़े शहरों में कंस्ट्रक्टेड एरिया में, मिडिल शहरों में कंस्ट्रक्टेड प्लस लैंड एरिया में, छोटे शहरों में ग्रीन बेल्ट में और फार्म हाउस, और इसमें ऐसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहते हैं। तो हमें इसका एक एक ही है कि जिस सिटी में आप जाते हो, रियल एस्टेट ये लोकल बिजनेस है, जिस सिटी में आप जाते हो वहां पर उस सिटी में आज क्या चल रहा है उसको थोड़ा अच्छी तरीके से आप समझ लो, और जहां पर ट्रेंड जा रहा है उस ट्रेंड में हम लोग घुस जाएंगे, और उस प्रकार से हम लोग वहां पर जो रियल एस्टेट का माल है उसको हम लोग बेचेंगे। तो इस प्रकार से स्थल काल परिस्थिति अनुरूप हमें डिसीजन लेना है और रियल एस्टेट में आगे बढ़ना है। रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये अलग अलग सेक्टर के जब डील चलते हैं तो एक रियल्टर को क्या अप्रोच रखना चाहिए। देखिए, जैसे रेसिडेंशियल में अगर आप काम करते हो तो आपको एक एक घर के हर एक व्यक्ति का क्या नीड है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर हाउस मेकर है, कोई वो लेडी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी जो जरूरतें हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, वो आजू बाजू में वहां पर मिल रही है क्या, वहां पर मेडिकल फैसिलिटी है क्या, वहाँ मेडिकल स्टोर है क्या, वहां से रिक्शा, टैक्सी और बस, एयरपोर्ट, ट्रेन, ये कहाँ पर अवेलेबिलिटी है उसके बारे में आपको जानना होगा। वहां से स्कूल कितना दूर है, ये सब चीजें एक एक रेसिडेंशियल यूनिट में, स्पेशली जो फीमेल है वो आपको क्वेश्चन करेंगी कि इसके बारे में यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, यहाँ पर बहुत अच्छा बिल्डिंग है मगर यहाँ पर काम वाली बाई यहाँ पर मिलती है कि नहीं, यहाँ पर पानी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पर बार बार जाती नहीं है ना। ये सब इस अप्रोच को लेकर, इस ये जो उनका नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल सोर्सेस है, उस सोर्सेस का ही कंटेंट आपके स्पीच में और आपके फोकस में होना चाहिए। तो इसलिए रेसिडेंशियल का जो फोकस है वो पूरा अलग रहेगा।
कमर्शियल के बारे में आप जब जाते हो तो कमर्शियल में ऐसा है कि लोकेशन बहुत पॉइंट मैटर करता है कि किसी भी बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल दो दो रोड कॉर्नर की बिल्डिंग है, फ्रंट में बड़ा रोड है और बाजू में छोटा रोड है। छोटे रोड का शॉप जो है वो सस्ता है, मगर फ्रंट वाली रोड का जो शॉप है वो महंगा है। तो आप क्या बोलोगे, सस्ता है इसलिए सस्ता लो? नहीं, आपको उसको ये करना है कि आप महंगा ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लोकेशन आपको मिल गया तो उस प्रकार से आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा और उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो इसीलिए कमर्शियल का एंगल बहुत ही अलग रहेगा। कमर्शियल के लिए अगर कोई बड़ा ऑफिस है, उसके लिए अगर आप पिच दे रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस ऑफिस में आने वाले लोगों के आने जाने की, ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है। तो इसीलिए बस स्टॉप से और रेलवे स्टेशन से ये कितना पास में है, वहां पर रिक्शा वगैरह बाकी सब चीजें मिलती है कि नहीं, इसको फोकस करना होगा। बड़े बड़े शहरों में हम लोग देखते हैं कि एयरपोर्ट के पास में वो ऑफिस है कि नहीं, ताकि लोग आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, फटाक से एयरपोर्ट से फिर से अपने अपने देश या अपने अपने गांव चले जाएंगे। तो इसीलिए जो अपना कमर्शियल है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में आपका अप्रोच अलग तरीके से रहता है। अगर आप आगे जाए, आप अगर इंडस्ट्रियल के बारे में ये करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन बनाया है। तो उस जोन के हिसाब से अगर वो कंपनी आप अगर अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई आईटी जोन की कंपनी है, तो आपको खास आईटी जोन में उनको जगह ढूंढ के देनी होगी, जिससे कि गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है आईटी से रिलेटेड वो उनको मिल सके। कभी कभी केमिकल जोन रहता है, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो वहां पर आती है। फिर उस हिसाब से आपको उस जोन में क्या क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दी है उसका बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा अगर प्रॉपर स्टडी करके आप अगर प्रेजेंटेशन देते हैं, आप अपना फोकस रखते हैं, तो वो कंपनी इंटरेस्टेड रहेगी उस प्लॉट को लेने के लिए। तो इसीलिए रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये अलग अलग एस्पेक्ट को आपको अलग अलग अप्रोच से देखना पड़ेगा। एक रियल्टर को क्या क्या ऐसे टूल यूज करने चाहिए जिससे कि उसको यूज करके उसका बिजनेस और ज्यादा फ्लरिश हो। देखिए, हम लोग 2025 में जी रहे हैं और एआई का जमाना है। देखा जाए तो रियल एस्टेट के बेसिक अभी भी बदले नहीं है, मगर हाँ, उसे खरीदने बेचने के लिए जो माध्यम है मार्केटिंग के, वो अलग अलग बदल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लोग पेपर में ऐड देते थे और पेपर की ऐड देखकर लोग हमारे पास आते थे और फिर बातचीत शुरू होती थी। आजकल हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब के ऊपर ऐड चलते हैं और उसको देखकर क्लाइंट हमारे पास आते हैं। ईमेल से हम लोग उनको प्रपोजल भेजते हैं। उसके आगे जाकर एआई का अगर आप देखो, तो जो कोई भी फ्लैट किसी ने बनाया है, उस फ्लैट में अंदर जाकर वो फ्लैट कैसे दिखता है ये भी व्यक्ति देख सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमको सभी चीजें अवेलेबल जो है वो हमें यूज करनी चाहिए। इसके लिए खास डिजिटल मार्केटिंग हमें सीखना है। सोशल मीडिया में कैसे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हमारा प्रेजेंस बनाए रखें, इसके लिए भी हमें कोर्सेज करने होंगे। हमारे पास जो मोबाइल है, उस मोबाइल से हम लोग कैसे अच्छे फोटोग्राफ ले सके, कैसे अच्छे वीडियो ले सके, कैसा अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग क्लाइंट को दे सके, क्योंकि लोगों के पास बहुत कम समय है, तो उसके घर में रहकर ही वो पूरा होमवर्क कर लेता है। तो इसीलिए हम जो हमारा प्रपोजल भेजेंगे, उस प्रपोजल में इंटैक्ट इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स, अगर हमारे पास उसका वीडियो है तो वीडियो, और ये सब चीजें हमें उन्हें दिखानी होंगी ताकि हम लोग बाकी रियल्टर से डिफ्रेंशिएट करें। और जब वो फिजिकली प्रॉपर्टी देखने आए, तब वो उस प्रॉपर्टी के बारे में जो कोई भी जानकारी है उससे वेल इक्विप्ड रहे। इसीलिए हमें सब सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई, इन तीनों को यूज करना होगा, और उसके लिए उसका नॉलेज भी अलग अलग कोर्सेज से हमें लेना पड़ेगा। मेरी करियर की बहुत ही इंटरेस्टिंग डील मैं आपको बताना चाहूंगा। एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि मेरी उम्र 58 ईयर्स है, तो आप एक काम कीजिए, मेरे पास कार नहीं है, आप मेरे पास मेरे घर पर आइए और मुझे रोज लेकर जाइए सब प्रॉपर्टीज देखने के लिए। तो मैं हमेशा उनके घर पे जाता था, उनको, उनकी वाइफ को, उनकी छोटी बच्ची थी 6 स्टैंडर्ड में, उन तीनों को मैं लेकर जाकर प्रॉपर्टीज दिखाता था। तो 2-3 दिन मैंने उन्हें 7 से 8 प्रॉपर्टीज दिखाई, मगर उन्हें पसंद नहीं आई। तो एक दिन मैं जब उनके पास गया था तो वो पूजा कर रहे थे, और तब जाकर उनकी बेटी बाहर बैठी थी और जो भाभी जी है वो कुछ नाश्ता बना रही थी। तो मेरी एक आदत थी कि मैं जब भी कभी जाता था तो मेरी बैग में कभी भी डेयरी मिल्क का चॉकलेट, छोटे से छोटे छोटे बुक्स, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, कुछ अगर कुछ गिफ्ट दे सके ऐसे मैं नॉर्मली रखता हूँ। तो ऐसे ही मैं उनके पास उनके गया और मैंने उसको चॉकलेट दिया। तो वो जब तक वो पूजा कर रहे थे तो मैंने उस बच्ची को पूछा कि तुमको वो स्विमिंग पूल वाला फ्लैट अच्छा नहीं लगा? तो बोली नहीं अच्छा लगा।
फिर मैंने बोला तुमको वो जक्ूजी वाला वो फ्लैट अच्छा नहीं लगा? बोले नहीं अच्छा लगा। फिर उसने मेरे को बुलाया और बोला देखो ये खिड़की से नीचे देख रहे हो? तो मैंने देखा, तो बोले वो मेरी स्कूल है, उस स्कूल में जब घंटी बजती है तब मैं घर से निकलती हूँ। अभी आपने जो जक्ूजी वाला फ्लैट दिखाया, स्विमिंग पूल वाला फ्लैट दिखाया, उससे मेरे को स्कूल बस या रिक्शा लगाना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए मुझे आपका एक भी फ्लैट अच्छा नहीं लगा। ये वो बात ही कर रही थी कि तब जो भाभी जी है वो आ गई, बोले ये बहुत ही हमें बहुत उपवास कर कर मिली है, भगवान का आशीर्वाद है, तो इसीलिए हमारे घर में इसी की बात मानी जाती है। तब जाकर वो जैसे बात चली रही थी तो वो क्लाइंट भी आ गए, बोले चलो आज किधर जाना है? तो बोला आज किधर भी नहीं जाना है। तो मैंने क्या किया, मैं 2-3 दिन उस एरिया में घूमा, और उस एरिया में मेरा एक ही क्राइटेरिया था फ्लैट देखने का, कि वो 3 BHK फ्लैट से उसकी स्कूल दिखनी चाहिए और उस स्कूल की घंटी हमें सुनाई देनी चाहिए। तो ऐसे ही मुझे एक बहुत ही अच्छे 2-3 फ्लैट मिले। मैंने उनको 2-3 फ्लैट दिखाए और उसमें से एक फ्लैट उन्होंने ले लिया। तो इसीलिए डिसीजन मेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उस राजा की, जैसे राजा की जान एक पोपट में रहती है, वैसे वो क्लाइंट की जान उनकी बच्ची में थी। तो वो बच्ची उस घर में डिसीजन मेकर थी, तो उस बच्ची की जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरी की, इसलिए मैं उनको अच्छी तरीके से